हर देश की एक नींव होती है, एक किताब जो बताती है कि देश कैसे चलेगा। पर जरा सोचिए, अगर ये किताब कोई पत्थर की लकीर ना हो, बल्कि एक एक जिंदा कहानी हो जो वक्त के साथ बदलती रहती है। आज हम भारत के संविधान की इसी दिलचस्प बदलती कहानी को समझने वाले हैं। तो सवाल सीधा सा है, किसी देश की जो सबसे अहम किताब है उसका संविधान, उसमें 100 से भी ज्यादा बार बदलाव कैसे किए जा सकते हैं? मतलब ये कैसे मुमकिन है? इसका जवाब एक बहुत ही खूबसूरत आइडिया में छुपा है। वो ये कि भारत का संविधान कोई ठहरी हुई पुरानी किताब नहीं है। नहीं, ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, एक जिंदा दस्तावेज जो देश के साथ साथ आगे बढ़ता है, सीखता है और खुद को बदलता है। तो चलिए इस जिंदा कहानी को समझने के लिए सीधे चलते हैं इसके पहले चैप्टर पर। भाग 1, एक नए राष्ट्र का निर्माण। ये वो दौर था जब एक युवा देश अपनी बुनियाद रख रहा था। आज़ादी मिली, लेकिन साथ में आईं ढेरों चुनौतियां। जमीन से जुड़े मसले, समाज में बराबरी लाने की जरूरत, बहुत कुछ था। तो 1951 में ही फौरन पहला संशोधन किया गया जिसने भूमि सुधार और सामाजिक न्याय जैसे बड़े मुद्दों पर काम किया। और इसके बस कुछ साल बाद 1956 में 7वें संशोधन ने तो भारत का नक्शा ही बदल कर रख दिया। ये जो पहला संशोधन था ना, ये बहुत ही सोच समझ कर उठाया गया कदम था। देखिए, जमींदारी को खत्म करने के लिए कानून तो बना दिए, पर लोग उन्हें अदालतों में चैलेंज कर रहे थे। तो इसका हल निकाला गया 9वीं अनुसूची बनाकर, ताकि इन जरूरी कानूनों को कानूनी दांव-पेच से बचाया जा सके। इसके अलावा पिछड़े वर्गों के लिए खास इंतजाम करने का अधिकार, और हाँ, बोलने की आज़ादी पर कुछ उचित पाबंदियां भी लगाई गईं। ये सब एक नए देश की सामाजिक और आर्थिक नींव को मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी था। अच्छा, 1 मिनट के लिए सोचकर देखिए। आज हम भारत को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में देखते हैं, पर क्या ये हमेशा से ऐसा था? नहीं। 1956 से पहले तो पार्ट ए, बी, सी, डी ऐसी अजीब सी उलझी हुई व्यवस्था थी। 7वें संशोधन ने आकर इस पूरे कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम को खत्म कर दिया। और इसका नतीजा, एक नया, साफ सुथरा और बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज किया हुआ भारत। देश को भाषा के आधार पर 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। बस यहीं से भारत के एडमिनिस्ट्रेशन की एक मजबूत नींव पड़ी। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन अब कहानी में एक बड़ा ही नाटकीय मोड़ आने वाला था। हम पहुंचते हैं भाग 2 पर, लोकतंत्र की एक परीक्षा। ये कहानी है पावर के लिए, शक्ति के संतुलन के लिए एक जबरदस्त संघर्ष की। वक्त था 1976 का। देश इमरजेंसी के दौर से गुजर रहा था, और ठीक इसी दौरान पास किया गया 42वां संशोधन। इसे लोग आज भी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि इसने हमारे संविधान के ढांचे में इतने बड़े, इतने गहरे बदलाव किए जिनका असर आज तक महसूस होता है। इसके असर का अंदाजा लगाना है तो सुनिए। संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए। ये तय कर दिया गया कि किसी भी संवैधानिक संशोधन को कोई भी अदालत में चैलेंज नहीं कर सकता। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। और हाँ, पहली बार नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य भी लाए गए। मतलब साफ तौर पर यह पावर का एक जबरदस्त सेंट्रलाइजेशन था। लेकिन जैसा कि होता है, लोकतंत्र ने पलटकर जवाब दिया। 2 साल बाद 1978 में आया 44वां संशोधन, और इसने 42वें संशोधन की कई विवादित बातों को पलट दिया। लोकसभा का कार्यकाल वापस 5 साल का हो गया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की छीनी हुई ताकत उन्हें वापस मिल गई, और इमरजेंसी लगाने की वजह को आंतरिक अशांति से बदलकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया, ताकि इसका फिर कभी गलत इस्तेमाल ना हो सके। ये एक तरह की संवैधानिक खींचतान थी, एक क्लासिक केस स्टडी। इस बड़ी उथल-पुथल के बाद संविधान का फोकस बदला। अब जोर था सीधे सीधे देश के नागरिकों को ताकत देने पर। तो कहानी के तीसरे भाग में आपका स्वागत है, जनता को शक्ति। ये कहानी है डेमोक्रेसी को वोटिंग बूथ से लेकर देश के हर गांव की चौपाल तक ले जाने की। एक छोटा सा नंबर बदला, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा था, क्रांतिकारी था। 1989 में 61st संशोधन ने वोटिंग की उम्र 21 से घटाकर 18 साल कर दी। जरा सोचिए, सिर्फ एक फैसले ने रातों रात लाखों करोड़ों युवा भारतीयों के हाथ में देश की तकदीर लिखने की ताकत दे दी। फिर आया साल 1992, और एक साथ 2 बड़े ऐतिहासिक संशोधन हुए। इन्होंने पावर को दिल्ली और बड़ी बड़ी राजधानियों के कमरों से बाहर निकाला।
73वें संशोधन ने गांव में पंचायती राज को संवैधानिक ताकत दी और 74वें संशोधन ने शहरों में नगर पालिकाओं को। सही मायनों में लोकतंत्र अब देश के हर कोने, हर गली, हर गांव तक पहुंच रहा था। और फिर एक ऐसा संशोधन आया जिसने आने वाली पीढ़ियों का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। ये था 86वां संशोधन, जिसने संविधान में जोड़ा आर्टिकल 21A और इसमें साफ साफ लिखा था, राज्य 6 से 14 साल तक के हर बच्चे को मुफ्त और जरूरी शिक्षा देगा। बस इसी एक लाइन ने शिक्षा को एक सरकारी पॉलिसी से उठाकर हर बच्चे का एक मौलिक अधिकार बना दिया। तो ये सफर हमें ले आता है सीधे आज के दौर में, हमारे समय में। यह है कहानी का चौथा और आखिरी भाग, एक नए युग के लिए सुधार। इसमें हम देखेंगे कि कैसे हमारा संविधान आज के मॉडर्न ग्लोबलाइज्ड भारत की चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को बदल रहा है। हाल के सालों में भी ये बदलाव का सिलसिला रुका नहीं है। आपको याद होगा 2016 में 101वां संशोधन आया, जिसने जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया। इसका मकसद था पूरे देश को एक सिंगल यूनिफाइड मार्केट बनाना। और फिर 2019 में आया 103वां संशोधन, जिसने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण का रास्ता साफ किया। ये सारे बदलाव 21वीं सदी के भारत की आर्थिक और सामाजिक हकीकत को दिखाते हैं। तो इस पूरे सफर से, इस पूरी कहानी से हम क्या सीखते हैं? शायद सबसे बड़ी बात यही है कि हमारे संविधान की असली ताकत उसके सख्त होने में नहीं, बल्कि उसके लचीलेपन में है, उसकी इस कमाल की काबिलियत में कि वो समय और ज़रूरत के हिसाब से खुद को ढाल लेता है। ये एक ऐसी कहानी है जिसका द एंड कभी नहीं होता, ये लगातार लिखी जा रही है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। जैसे जैसे भारत बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, इस जिंदा किताब का अगला चैप्टर क्या होगा, अगला संशोधन कौन सा होगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। और शायद यही बात इस सफर को इतना रोमांचक बनाती है।